पानीपत का बैटल ग्राउंड है। वो अपने साथ 12,000 फौजियों को लेकर आया। सामने मौजूद है इब्राहिम लोदी, जो तकरीबन 1 लाख फौजी अपने साथ लेके आए और उनके साथ 1,000 वॉर ट्रेंड हाथी भी मौजूद है। अब इसने अपनी फौजियों की फॉर्मेशन ऐसे रखी है कि इब्राहिम लोदी को दूर से लगता है कि बहुत नैरो फॉर्मेशन है और वो इनको बड़े आराम से स्टीम रोल कर जाएगा। लेकिन जब इब्राहिम लोदी करीब आता है तो ये कि ऐसी ट्रिक लगाता है कि टोटल पासा ही पलट जाता है। हम बात कर रहे हैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, जो कि बाबर के नाम से सारी दुनिया में मशहूर है, यानी पहला मुगल किंग। खैर, इस कहानी को हम आगे कंप्लीट करेंगे। अभी चलते हैं बाबर की इब्तिदाई जिंदगी की। बाबर की पैदाइश होती है फरगाना के एक रूलर के घर, उमर शेख मिर्जा। अब मैंने बोला फरगाना के एक रूलर, इसकी वजह है कि उमर शेख मिर्जा का ताल्लुक है तैमूर लंग के खानदान से और बाबर की वालदा उतलक खानम बेगम का ताल्लुक है गेंजिस खान यानी चंगेज खान के खानदान से। अब इन्हीं दो खानदानों की खासियत है कि इसका हर आदमी अपने आप को किंग समझता है। वो कहना चाहते हैं कि मेरा ही राइट है सिर्फ रूल करना, इसलिए ये रूलर बार बार चेंज होते हैं। खैर, 14 फरवरी 1483 यानी 1483 फरगाना में उमर शेख मिर्जा के घर एक बच्चे की विलादत होती है। नाम रखा जाता है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, लेकिन ये मशहूर है किसी और नाम से, मशहूर है बाबर के नाम से, जिसने उसको सारी दुनिया में इज्जत बख्शी या शोहरत बख्शी। अब अगर हम इब्तिदाई तौर पर बात करें तो बाबर की जिंदगी के शुरू के 10-11 साल बहुत ज्यादा अनइवेंटफुल रहे। कोई ऐसा खास इवेंट हुआ नहीं जिससे हमें पता चल सके कि आगे बच्चा कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑब्वियसली ये अपने बाप का सबसे फेवरेट था और उसने इसको अपना क्राउन प्रिंस या वली नॉमिनेट किया हुआ था। खैर, 1494 यानी जब बाबर की उम्र महज 11 साल है, इसके वालिद उमर शेख मिर्जा अपनी छत पे कुछ पिजन्स को खाना खिलाते हुए गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। और यूं शुरू होता है पूरी फरगाना की सल्तनत का बंटवारा। बाबर उस वक्त 11 साल का है और जैसे मैंने बोला कि इनके हर इलाके में, इनके खानदान में हर बंदा समझता है कि वो किंग है। वैसे ही बाबर के जो कुछ चाचा और मामू जो अलग अलग कबाइल को लीड कर रहे थे, उनके जहन में आता है अभी अच्छा मौका है हम बाबर को ओवरथ्रो कर देंगे। साथ साथ बाबर के कुछ वजीर जो चाहते थे कि इसका छोटा भाई जहांगीर, जो उस वक्त लगभग 6 साल का था, उसको किंग बना दें। वजह, जहांगीर बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो सकता था। खैर, बाबर किसी ना किसी तरह इन सबको ओवरथ्रो करता है। इसमें सबसे बड़ा हाथ है उसकी नानी का, एहसान दौलत बेगम। एहसान दौलत बेगम बेसिकली ऐसे वक्त में बाबर की बहुत मदद करती है और बाबर सारे के सारे ओपोनेंट्स को फेंड ऑफ करता है और फरगाना को अपने लिए एक तरह से जीत लेता है। अब बाबर रूलर है फरगाना। फरगाना मौजूद है प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान में, छोटा सा एक शहर जहां आज भी बाबर की पैदाइश गाह मौजूद है। खैर, जैसे मैंने कहा, इसका ताल्लुक है तैमूर लंग के खानदान से और इनकी जो सीट थी वो थी समरकंद और हर बंदे की नजर होती थी कि उस समरकंद को पे कब्जा कर ले। उस वक्त समरकंद बाबर के कजन के रूल में था, लेकिन बाबर के जहन में भी आता है कि क्यों ना मैं समरकंद को जीत लूं और यूं बाबर अपनी आर्मी को ले जाके समरकंद पर हमला करता है। बड़ी अच्छी जंग होती है और इवेंचुअली बाबर समरकंद को जीत लेता। लेकिन बाबर सिर्फ वहां सौध नहीं रह पाता कि फरगाना पे इसके जो अंकल थे वो कब्जा कर ले। अब बाबर परेशान हो गया। अब वो सोचता है मैं क्या करूं। वो समरकंद से अपनी फौज को लेकर फरगाना की तरफ आता है ताकि उस पर हमला कर सके और फरगाना को ले सके। अभी उसे निकले 2 दिन ही होते हैं कि इसका कोई नेमेसिस आके फरगाना के बजाय समरकंद पे हमला कर देता है और समरकंद को जीत जाता है। अब बाबर जब फरगाना आता है तो यहां इसको शिकस्त मिलती है। अब बाबर के पास ना फरगाना बचा ना बचा समरकंद। उम्र है इसकी महज 12 से 13 साल, अभी भी ज्यादा बड़ा ही नहीं हुआ है, ज्यादा तजुर्बेकार नहीं है। टोटल 1 जंग 2 जंगें इसने जीती और साथ साथ दोनों प्लेसेस जो इसने जीती थी वो इसने हार दी। खैर, बाबर की अना बहुत ज्यादा बड़ी होती है। लोग इसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बाबर उनकी हेल्प एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे हमें दिखता है बाबर की उस जिंदगी में, ओवरऑल मुगल सल्तनत में एक ऐसा पॉइंट जो आगे तक कायम रहा, वो था उस्मानी सल्तनत के साथ कभी हाथ ना मिलाना।
बाबर भी यही काम करता है। जब उसको ऑफर आती है उस्मानी सल्तनत से, मौका मिलता है, वो उनसे कभी हाथ नहीं मिलाता। इसकी वजह होती है कि उस्मानी सल्तनत ने बाबर के खिलाफ एक रूलर को खड़ा किया होता है ताकि वो समरकंद ले सके। खैर, बाबर अब ताजिकिस्तान के एरिया की तरफ चला जाता है जिसको बादुशान कहा जाता है। अब बाबर वहां जाके रहने लगता है और वहां पे ये कुछ लोगों को रिक्रूट करना शुरू करता है। ये रिक्रूट करना शुरू करता है कजलबाश को। कजलबाश वही कम्युनिटी है जो आजकल इंडिया और पाकिस्तान में मिर्जा के नाम से बड़ी ज्यादा मशहूर है, जिसमें से सानिया मिर्जा भी उन्हीं एक कबीले में से मौजूद है। बहरहाल, बाबर कजलबाश लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी पार्टी में रिक्रूट करना स्टार्ट करता है। कजलबाश बेसिकली अगर देखा जाए तो ये उज्बेकिस्तान और अजरबैजान और आर्मेनिया के कुछ ट्राइब्स हैं जो बेसिकली शिया मुस्लिम ट्राइब्स हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं और इनका ताल्लुक कभी भी उस्मानी सल्तनत से अच्छा नहीं रहा। बाबर हालांकि एक सुन्नी मुस्लिम है, लेकिन उस्मानी सल्तनत के साथ ना होने की वजह से बाबर की और कजलबाश कम्युनिटी की बहुत अच्छी तरह से बनती है और ये बाबर अपनी सारी की सारी फौज में काफी ज्यादा मिकदार कजलबाश की कम्युनिटी की रखता है। अब बाबर की फौज और कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा होती जाती है। बाबर की जब कम्युनिटी हो जाती है, बाबर फिर जाके समरकंद पर हमला करता है और जब ये समरकंद पर हमला करता है, अब बाबर समरकंद को फिर जीत जाता है। ये सेकंड टाइम है कि बाबर ने समरकंद को जीता, लेकिन अभी उसको जीते हुए कुछ टाइम ही होता है कि शबानी खान, मोहम्मद शबानी खान, जो कि बाबर का एक मुद्दे मुकाबिल होता है, ये बाबर को घेर लेता है और ये घेरा इतना सख्त होता है कि बहुत सारी किताबों के हिसाब से ये घेरा 2 से 3 साल तक चलता है। मतलब ये सीज जो है जो शबानी खान ने बाबर पे किया है, ये 2 से 3 साल तक चलता है और बाबर इससे निकलने की इसके पास कोई रास्ता मौजूद नहीं होता। बाबर के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि वो अपनी बहन की शादी शबानी खान से करता है, जो ये इवेंचुअली करता है, जिसके बाद शबानी खान इसको और इसकी फौज को समरकंद छोड़ने की इजाजत दे देता है। अब बाबर न फरगाना का है न समरकंद का। शिकस्त इसको समरकंद में 2 बार हो चुकी है, फरगाना भी ये हार चुका है, इसके पास कोई जगह मौजूद नहीं। ऐसे मौके पे बाबर के जहन में आता है कि क्यों ना मैं काबुल जाऊं। काबुल इसके एक अंकल के रूल में होता है, एक मामू के रूल में। उसके इस मामू का उसी वक्त इंतकाल हो जाता है, मर जाता है और वो जाता है इसके एक कजन के पास जो बिल्कुल ही एक टॉडलर होता है। अब बाबर को एक अच्छा मौका मिलता है कि एक अच्छी जगह, मजबूत सिटी अपने कब्जे में लेके आ सके और उसकी नजर जाती है काबुल की तरफ। जैसे मैंने कहा कि उस वक्त काबुल को रूल कर रहे थे बाबर के एक अंकल यानी मामू उगलक बेग। उगलक बेग का इंतकाल होता है और उनकी हुकूमत उनके एक टॉडलर के पास जाती है और बाबर को भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है हमला करके उस जगह को लेने की। लेकिन हमला करके अपने ही मामू की सल्तनत लेने के लिए बाबर को जवाज चाहिए। अब बाबर को जवाज मिलता है कुछ ही वक्त में, जब इन्हीं की कम्युनिटी का यानी बाबर के अंकल की कम्युनिटी का एक बंदा मुकिन खान या मुकिन बेग जिस नाम से वो मशहूर है, वो हमला करके या रिबेलियन करके उसके कजन को ओवरथ्रो कर देता है और काबुल पे कब्जा कर लेता है। अब बाबर को एक अच्छा बहाना मिलता है किसी जगह अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने का और वो चुनता है काबुल को। बाबर अपनी फौज को लेके आता है, हिंदुकुश माउंटेन्स क्लाइम करता है और आके काबुल पे हमला करता है और इवेंचुअली जीत जाता है और मुकिन बेग और उसकी सारी फौज आहिस्ता आहिस्ता कंधार की तरफ रिट्रीट कर जाती है। अब फाइनली काफी अरसे बाद बाबर को एक होम टाउन मिल गया जहां बाबर अपनी कम्युनिटी को रख सके और उसकी कम्युनिटी बढ़ सके और यूं बाबर आहिस्ता आहिस्ता काबुल में रहना शुरू कर देता है। ये जो सन है, ये सन है 1503 और बाबर यहाँ पे रहता है 1526 यानी 1526 तक। अब बाबर यहाँ कुछ टाइम रहता है, लेकिन 1 आध साल में इन लोगों को अंदाजा होता है कि इसकी नई माउंटेनियस ट्राइब या कम्युनिटी जो है या एम्पायर जो है, यहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि इन लोगों की जरूरियात को फंड कर सके। बाबर को लोग सजेशन देते हैं कि क्यों ना इंडिया पे हमला किया जाए और बाबर को सजेशन अच्छा लगता है और यूं बाबर की पहली एक्सपेडिशन होती है इंडिया की और बाबर खैबर पास तक पहुंचता है और वहां जाके हमला करता है, चीजें कुछ जीत कर वापस आता है। खैर, बाबर जब वापस आ रहा होता है तो इसका एक और एलाय इतने टाइम में बन जाता है, वो है शेख हुसैन मिर्जा या शाह हुसैन मिर्जा। शाह हुसैन मिर्जा बेसिकली हेरात के रूलर है। अब बाबर की उनसे काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती इस हद तक जाती है कि बाबर अपनी फौज के साथ जाके हेरात में रहने लगता है। ये हेरात वही है जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में मौजूद है। खैर, अब बाबर शेख हुसैन मिर्जा के साथ या शाह हुसैन मिर्जा के साथ मिलकर प्लान बनाता है
कि किस तरीके से इन्होंने अपनी सल्तनत को बड़ा करना है, आगे हमला करना है और किस तरीके से अपनी सल्तनत को जीतना है। बाबर अभी हेरात में मौजूद ही होता है, शाह हुसैन मिर्जा का इंतकाल हो जाता है। लेकिन बाबर अभी भी सोच रहा होता है जाने का, लेकिन इसके भाई, बाकी जो शाह हुसैन मिर्जा के 2 भाई हैं जिनको मिर्जा बरादरान के नाम से दुनिया में मशहूर थे, वो बाबर को रोक लेते हैं कि उनके साथ ही रुके। बाबर इनके साथ रुक जाता है, कुछ टाइम रुकते हैं। लेकिन इतने ही टाइम में आहिस्ता आहिस्ता जब बाबर हेरात से थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू करता है, इतने टाइम में आहिस्ता आहिस्ता वही शवानी खान, मोहम्मद शवानी खान, जिसने बाबर से समरकंद छीना होता है, वो आके हेरात में हमला कर देता है और मिर्जा बरादरान को एक्स कर देता है। अब मिर्जा बरादरान भी निकल जाते हैं, बाबर भी निकल जाता है। बाबर जाता है अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड काबुल की तरफ, और जैसे ही शवानी खान आके हेरात लेता है तो उससे पहले वो सारे के सारे जो तैमूरी खानदान के पास जो इलाके थे, वो सारे के सारे इलाके लेता चला जाता और इवेंचुअली आके सारी चीजें ले लेता है। अब जितने भी तैमूर खानदान के लोग हैं वो भाग के काबुल आते हैं बाबर के पास और आके बाबर के पास रहने लगते हैं। अब बाबर को जो वहां पे लक़ब मिलता है, वो लक़ब मिलता है पादशाह का, PADSHA, जो बाद में चेंज होकर बादशाह बन जाता है, यानी एम्परर। क्योंकि अकेला तैमूरी जो उस वक्त हुकूमत कर रहा होता है वो बाबर होता है, तो बाबर तैमूरियों का बादशाह या बादशाह बन जाता है। खैर, लेकिन तैमूरियों की इस हुकूमत का इतना फायदा भी नहीं होता, क्योंकि इतनी सारी की सारी सल्तनत वो हार चुके, इनके पास कोई चीज मौजूद नहीं होती। अब बाबर इतनी असना में सोचते हैं कि क्योंकि शवानी खान यहाँ पे मौजूद है, क्यों ना मैं जाके समरकंद पे हमला करूं। और बाबर फिर जाके समरकंद पे हमला करता है और समरकंद को तीसरी बार जीत भी जाता है। जब इतने टाइम में लेकिन वो काबुल में अपने भाई नासिर मिर्जा को अपना एक तरह से अमीर मुकर्रर करके चला जाता है। खैर, बाबर समरकंद जीतता है और समरकंद इन लोगों का बहुत बड़ा ख्वाब था जीतना। तो बाबर समरकंद जीतता है और काफी अरसे वहां पर रुकता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो वापस आ रहा होता है तो उसको खबर मिलती है कि हेरात में मोहम्मद शवानी खान की हुकूमत को ओवरथ्रो कर दिया एक शिया एम्पायर ने, पर्शियन शिया किंग, यानी कि शाह ऑफ पर्शिया ने उस किंगडम को एक तरीके से नीस्तो नाबूद कर दिया। अब मैंने जैसे पहले कहा कि बाबर की फौज में बहुत बड़ा हाथ था कजलबाश का। कजलबाश वो कम्युनिटी जो शिया कम्युनिटी, तो बाबर की ऑब्वियसली दोस्ती शाह ऑफ ईरान या शाह ऑफ पर्शिया से होती चली गई। शाह ऑफ पर्शिया का नाम यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, शाह ऑफ पर्शिया का सब नाम था इस्माइल। ये बड़ी अच्छी तरह मशहूर है इस्माइल वन के नाम से। खैर, बाबर की शाह ऑफ पर्शिया के साथ दोस्ती हो जाती है और ये दोनों आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों में ताल्लुकात बढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाबर वापस काबुल आता है और काबुल आने के बाद अब वो सोचते हैं मैं करूँ क्या। अब बाबर के पास वो वक्त है जो एक तरह से समझे बाबर का पीसफुल सा टाइम है। बाबर को शाह ऑफ पर्शिया हेरात भी गिफ्ट कर देता है, बाबर के पास काबुल भी मौजूद है, लेकिन अभी भी उज़्बेक आगे पीछे मौजूद। बाबर जब ये काबुल वापस आता है तो उसको पीछे पता चलता है कि समरकंद वो फिर उज़्बेकों से हार चुका है। अब बाबर परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं कि मेरा इन उज़्बेकों से जान छूट जाए। बाबर की नजर पड़ती है एक ही लैंड में, बाबर की नजर पड़ती है हिंदुस्तान में, यानी इंडिया में। अब ये कहानी हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में कि किस तरह बाबर हिंदुस्तान आता है और आके अपनी मुगल एम्पायर की बुनियाद रखता है। देखते रहिएगा।